डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसको बेसिकली हम लोग दो क्लास में डिवाइड करते थे, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता था उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिहाफ पे बोले थे कि जिसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जिस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो हो जाएगा उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट जिसका डीओडी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका डीओडी जीरो हो रहा था। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोले थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसका अल्फा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। अगर 0 होता है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर 1 होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और 0 और 1 के बीच में अगर डीओडी होता है तो हम उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो आज हम लोग एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से पहले, आयनिक इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ते हैं उससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को थोड़ा सा समझते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ आज कवर करेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो क्या चीज़ है? फर्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा से इंडिकेट किया जाता है। द फैक्टर्स अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो सर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ मोल्स टेकन का रेशियो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीन्स कितना मोल आप इनिशियली लिए थे और उसमें से कितना मोल डिसोसिएट हो गया है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर इसको इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूला याद नहीं करना है तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि आप अगर किसी सब्सटेंस का एक्स मोल ले रहे हैं या ए मोल ले रहे हैं, ए मोल अगर किसी सब्सटेंस का लिए हैं, अगर कोई ए सब्सटेंस है और ये डिसोसिएट हो गया है, बी बना रहा है ए डिसोसिएट होकर के, तो ए में से जितना मोल टूट जाता है, अगर मान लीजिए एक्स मोल टूट गया तो मोल्स डिसोसिएटेड कितना हो गया? एक्स। मोल्स टेकन कितना हो गया? ए। तो ये बना कितना? एक्स। यहाँ पे डीओडी का वैल्यू आप क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या लिखोगे? तो मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन। तो ये तो एक फार्मूला की बात हो गई दोस्त। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है एक मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हो गया। किसी सब्सटेंस का 1 मोल से कितना मोल डिसोसिएट होता है ना, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि एक मोल से कितना टूटा, राइट? लाइक किसे लिए? ए मोल लिए थे आप, एक्स मोल टूटा, ए में से कितना टूटा? एक्स। तो एक में से कितना टूटेगा? एक्स बाई ए। दिस इज डीओडी। ओके, तो आप इसमें से कुछ भी याद रख सकते हैं। या तो आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, या फिर आप ये याद रख सकते हैं कि किसी इक्विलिब्रियम में या किसी रिएक्शंस में एक मोल से कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा सर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। एक मोल से कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग टेबल वाइज, एग्जाम्पल वाइज इसको देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स टेकन यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और यहाँ पे निकाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस केस में अगर एक मोल आपने लिया था इनिशियली और उसमें से एक्स मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? एक्स बाई 1। और एक्स बाई 1 ही क्या होता है? एक्स बाई 1 ही क्या होता है? एक्स होता है। तो आप या तो इसको ऐसे समझिए कि मोल्स डिसोसिएटेड बाय मोल्स टेकन, या आप इसको ऐसे समझिए कि एक मोल से जितना टूट गया उसी को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अगर आपने इनिशियली 5 मोल लिया है, उसमें से एक्स मोल टूटा है, तो हम कितने में से निकालेंगे? 1 में निकालेंगे। तो 1 में कितना हो जाएगा? x बाई 5। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपने 5 मोल लिया और उसमें से 5x मोल टूट गया तो डीओडी क्या होगा इस बार? 5x बाई 5। डीओडी क्या हो जाएगा? 5x डिवाइडेड बाई 5। व्हाट इज दिस? दिस इज x। ओके, अगर आपने a मोल लिया है सब्सटेंस का और उसमें से x मोल टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होने वाला है? x बाई a। अगर a मोल आपने इनिशियली लिया और उसमें से ax मोल डिसोसिएट हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? x। तो मेनली ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना होता है दोस्त। यहाँ पे डीओडी जब क्वेश्चंस में ऐड करता है तो उस केस में मोस्टली आप गलती करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। या तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, इट गिव्स यू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी अल्फा। आइदर यू
रिमेंबर कि एक मोल से जितना टूटता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना में से, फ्रॉम वन मोल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो आई होप आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ लिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चीज़ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस किस बात पे डिपेंड करता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है या वो सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक्वस मीडियम में आयोनाइज होगा, और अगर आयोनाइज हुआ तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो नहीं हो सकता है, नॉन जीरो होगा, है ना। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिसाइड हो रहा है। अगर वो सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो फर्स्ट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, डीओडी इज 1 फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज 0 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड बिटवीन 0 and 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है उस पर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा फैक्टर है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट का नेचर कैसे है, जैसे आप ये समझो कि सॉल्वेंट लाइक कि आप सॉल्युबिलिटी के लिए केस पढ़े हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। आप ये भी पढ़े हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को आसानी से डिसॉल्व करेगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट और उसमें आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ें डिसॉल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए गाइस एक टर्म्स यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसे मेज़र किया जाता है, नंबर्स में मेज़र किया जाता है। वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, H2O का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इट इज़ अबाउट टू 80 के आसपास, 80 के आसपास होता है वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक्चुअली मेज़र होता है, इट मेजर्स द पावर टू डिटैच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब वाटर में जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने का के लिए अपोजिट साइड में इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। तो ये होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस एक पैरामीटर होता है जो इस चीज़ को मेज़र करता है। तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दैट ऑल ऑफ द आयनिक कंपाउंड और मोस्ट ऑफ द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी अल्फा डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं दोस्त, हायर द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आई होप आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ध्यान रखेंगे, higher the dielectric constant of solvent, higher will be the degree of dissociation। ऐसे केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी है, आपको नंबर बताए हम 80 के आसपास होता है। ऑलमोस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड, बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड और सम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि जनरली वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए दो में से कोई एक फैक्टर होना चाहिए। या तो वाटर में जाने के साथ, वाटर में जाते ही वो सॉल्यूट आयोनाइज हो जाए, या फिर हो सकता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। अगर ऐसा दो क्राइटेरिया है, इसमें से कोई क्राइटेरिया है तो वाटर में सॉल्युबल होगा, अदरवाइज वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। आप वैक्स देख लो, आप केरोसिन देख लो, पेट्रोल देख लो, हाइड्रोकार्बन्स देख लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। बट अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट वाटर में डिसॉल्व होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। ओके, तो आई होप क्लियर होगा आपको कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है ये भी डिसाइड करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होना चाहिए। तीसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब जनरली आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है किसी चीज़ का। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो जो सॉल्यूट उसमें होगा वो ज़्यादा आयोनाइज होगा, ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। ओके, तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जनरली जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन जब भी होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर के बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा और अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। तो मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए वाटर के अंदर आप वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन शो करता है। इसी टॉपिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन शो करता है। ये H+ देता है, OH- देता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है।
रूम टेम्परेचर पे H प्लस और H माइनस का आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है वाटर के अंदर, राइट। अगर इसमें आप कोई वीक एसिड ऐड करते हैं, या मान लीजिए इसमें आपने HCl को डिसॉल्व किया, अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो 100% टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब अगर इसके अंदर कोई वीक एसिड आप ऐड कर दिए, मान लीजिए आप CH3COOH ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये CH3COOH टूट के क्या देता है, CH3CO माइनस और प्लस में देता है H प्लस। अब ये इक्विलिब्रियम कॉमन आयन के वजह से, इस H प्लस के पहले से मौजूद होने के वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये LC प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये जो कॉमन आयन है, इस कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिक्रीज करता है। किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि दोस्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हर हाल में हमेशा 100% डिसोसिएट होगा। तो वाटर में जब आप HCl लिए, जब आप H2SO4 लिए, तो वो तो 100% आयोनाइज होकर के H प्लस दे देगा। बट जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिजॉल्व किए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी अल्फा अब कम हो जाएगी कॉमन आयन के होने की वजह से। उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो डिक्रीज कर जाएगा, उसका जो इक्विलिब्रियम था वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ओके, सो मतलब कि अल्फ़ा अगर प्योर वाटर में आप देखेंगे एसिटिक एसिड का, तो वो उतना नहीं, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू HCl पहले से डिजॉल्व कर देंगे वाटर में, उस केस में। तो अल्फ़ा किस पे डिपेंड करेगा, कॉमन आयन पे डिपेंड करेगा। कॉमन आयन पे कैसे डिपेंड करेगा कि अगर कॉमन आयन पहले से प्रेजेंट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा डिक्रीज करेगा, ड्यू टू कॉमन आयन DOD ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू LC प्रिंसिपल। ओके, तो कॉमन आयन जो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, पांचवा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, अगर हाई कंसंट्रेशन में भी लोगे तो भी वो 100% आयोनाइज होगा। HCl अगर आप हाई कंसंट्रेशन में भी लेते हैं तो वो 100% आयोनाइज होगा, H प्लस देगा, Cl माइनस देगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन से क्या मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसा है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया जाए, डाइल्यूशन किया जाए, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाता है, अल्फा इंक्रीज कर जाता है। और इसी के रिगार्डिंग एक लॉज है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ बोलता है कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाता है, वो ज़्यादा टूटने लगता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं, इन्फिनिटली उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो उस केस में उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अप्रॉक्स टू 95%, 98%, अप्रॉक्स टू 100% के आसपास पहुंच जाता है। मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है अल्फा को, बिल्कुल। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कंसंट्रेशन से अफेक्ट होता है। अगर आप डाइल्यूट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स कि इसी के लिए जो लॉ प्रपोज्ड किया गया था, दैट इज ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। तो सबसे पहली बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो अल्फा पे होता है, जो DOD पे होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के DOD पे जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, दैट इज गिवन बाय ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, दैट इज एक्सप्लेन बाय ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ किसको एक्सप्लेन किया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्या था सर इसका स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऐसा था कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को इन्फिनिटली डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब वो 100% ऑलमोस्ट टूटने लगता है, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 को अप्रोच करने लगता है। ओके, तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होने लगता है। चलिए इसको चेक करते हैं। लेट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसको एक्वस मीडियम में डाले हैं, ये आयोनाइज हो जाएगा A प्लस और B माइनस में। ओके, लेट से कि हम C मोलर ले लेते हैं AB। अभी तो जब हम इनिशियली T इक्वल टू 0 पे C मोलर AB लेंगे तो 0 मोलर A प्लस रहेगा और 0 मोलर B माइनस रहेगा, अभी तो डिसोसिएट हुआ नहीं है। जब ये टूटेगा तो इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पे ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेते हैं। तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, बताओ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD अगर अल्फा है, अगर DOD अल्फा है तो इसका मतलब क्या हुआ,
DOD अगर अल्फ़ा है तो आप समझो कि C मोल में से कितना मोल टूटेगा, इसका मतलब DOD अल्फ़ा का मतलब 1 मोल में से अल्फ़ा, तो C में से C अल्फ़ा, C में से C अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसमें से अगर आप C कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, इतना मोलर ये बच गया, C अल्फ़ा मोलर ये बन गया और C अल्फ़ा मोलर ये बन गया। अगर हम लोग इस इक्विलिब्रियम के लिए के इक्विलिब्रियम लिखने का कोशिश करें तो क्या होगा एक्सप्रेशन दोस्त के इक्विलिब्रियम का, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, ये के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन आएगा। आप चूंकि इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखे हैं तो इसीलिए हम इसको के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज के सी, Kc is equal to concentration of A plus A concentration of B minus that is C alpha divided by C into 1 minus alpha। आप इस C को कैंसिल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपको Kc इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा स्क्वायर C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब गैस होता क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू बहुत ही कम होता है, मतलब अल्फ़ा जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 50%, 40%, 30% ऐसा अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस सेट किया गया कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू 10% से कम है, अगर अल्फ़ा का वैल्यू 10% से कम है, अल्फ़ा 10% मीन्स क्या हुआ 0.1, अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0.1 से कम है या 10% से कम है तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आप सोचो ना 1 में से अगर 0.1 माइनस कर दे, 1 में से अगर 0.1 माइनस कर दे तो 0.9, क्या 0.9 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं लिख सकते हैं। तो ये 10% तक यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं दोस्त, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये बात। हालांकि एनसीईआरटी सिर्फ 5% को निगलेक्ट करता है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 5% को निगलेक्ट करता है कि अल्फ़ा अगर 5% है या 0.005 है, 0.005 है, अगर 0.05 है, अगर अल्फ़ा ये है तो आप 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 1 माइनस अल्फ़ा को 1 नहीं लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट मैं बोलता हूँ आप 10% तक लीजिए, कोई एरर नहीं आता है जेई के क्वेश्चंस में। सो अगर अल्फ़ा 10% है, अगर अल्फ़ा क्या है 10% है, लेस देन और इक्वल टू 10% है, तब तक आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं हम लोग इसको कि के सी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। हम 1 माइनस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, इफ़ अल्फ़ा इज लेस देन 0.1 और 10%। अगर अल्फ़ा 10% और 0.1 से कम है या लगभग मान लो मैं बोलता हूँ बराबर भी है, तब तक आप इसको एज्यूम करिए, क्योंकि अगर आप ये एजम्पशन नहीं लेंगे तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाता है। अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है और आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बचना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी। ओके, तो जेई मेंस के लेवल में एडवांस अगर नहीं है, अगर पेपर मेंस का है तो उसमें जनरली क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करवाता है वो। ओके गाइज, तो हम लोग के सी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से डिराइव हो गया। के सी इज इक्वल टू क्या सी अल्फ़ा स्क्वायर। ये कब हो सकता है, जब ये चीज़ें अप्लीकेबल होगा तब। ओके ठीक है सर, के सी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। सो व्हाट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के सी बाई सी। अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के सी बाई सी। अब देखिए दोस्त क्या होगा कि इसके क्वेश्चंस में आपको केसी का वैल्यू दिया रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन होगा, ये वैल्यू आपको गिवन होगा, और आपको जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन भी क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप अल्फ़ा को इस फॉर्मूला से चेक कर लो कि अंडर रूट के सी डिवाइडेड बाई सी क्या ये लेस देन इक्वल टू 0.1 है। अगर ये चीज़ें ट्रू हो रहा है तभी आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें ट्रू नहीं है, अगर ये चीज़ें ट्रू नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के सी बाई सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपके लिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ओके, और ये तभी अप्लीकेबल होगा जब 1 माइनस अल्फ़ा को हम इग्नोर कर पाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे हम एक रिजल्ट लिखे हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू भी। वाई सर, भी क्या है, भी इज इक्वल टू 1 बाई सी है। 1 बाई सी क्यों है, तो ये जो भी है दोस्त ये है डाइल्यूशन, वॉल्यूम है, ये डाइल्यूशन है ये। तो इसको हम लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि आप ये समझिए कि यहाँ से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डाइल्यूशन का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फ़ा इंक्रीजेज। करेक्ट है ये बात, यही ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि जैसे जैसे
आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स सेम रखेंगे तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, ओके, और अल्फा इंक्रीज करेगा। सर ये 1/c देखिए, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। जब आप इसको अल्फा 1 मोल के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब क्या होता है? 1 मोल के लिए डील कर रहे हैं आप, अल्फा का मतलब फॉर 1 मोल। तो जब आप n इक्वल टू 1 रख लेंगे दोस्त अल्फा के लिए, जब आप n इक्वल टू 1 रख लेंगे तो c इक्वल टू 1/v नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/c और ये रिलेशन आ गया अल्फा इज इक्वल टू √kv, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया ये चीज़ें कि अल्फा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है। व्हाट इज दिस? v इज डाइल्यूशन। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, यही एक लॉ है। जब आपको बोला जाता है कि व्हाट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, दैट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, यही हो जाएगा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। या फिर आप क्या क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि इफ़ a weak electrolyte is infinitely diluted then their degree of dissociation approaches to 1 or it ionizes to almost 100% or it behave as a strong electrolyte. At infinite dilution weak electrolyte is behave as a strong electrolyte, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट। ओके गाइज, तो इस इक्वेशन के थ्रू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई किया कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके रिगार्डिंग एक ग्राफ प्रपोज्ड है, कि अगर आप अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये लगभग कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है। जब आपका कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन जब जीरो है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम। और आपको पता होना चाहिए दोस्त कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब मैक्सिमम की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम DOD कितना हो सकता है? अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है ना। तो जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जब जीरो कंसंट्रेशन कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इस साइड जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अल्फा डिक्रीज करेगा और उसका कुछ पैटर्न इस तरह से होता है। आई होप आप ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ पाए होंगे। सो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है और इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को क्लासीफाई किया, फिर इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया कि कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक होता है। देन हम लोग थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिस्कस कर लिए, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को डिस्कस कर लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टडीड concept of acid and base. Okay, thank you for watching the complete video. Thanks.